नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया और उन्होंने कड़े लफ्जों में पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे डाली और साथ ही साथ कहा कि एक तरफ न्यूक्लियर एटम बम की बात करते हैं जिसको भारत अब नहीं सहेगा, ऐसे किसी भी ब्लैकमेल को नहीं सहेगा। क्या कुछ कहा है भारत के प्रधानमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि किस तरीके से आतंकियों की जो सरपरस्त सरकार है पाकिस्तान की, क्योंकि आतंक के आकाओं के साथ साथ आतंकियों की जो वहां पर मौजूदगी है, उनको जो संरक्षण प्राप्त है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों का जो संरक्षण प्राप्त है। शायद यही कारण है कि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से भारत की जो सेना है, उन्होंने आतंकवादियों के ठिकानों पर आक्रमण किया था, हमला किया था, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए थे। उसके बाद जो तस्वीरें आई उनके जनाजों की, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरीके से आतंकवादियों के जनाजे में सेना के बड़े अधिकारी और जो सरकारी नुमाइंदे थे वो भी शामिल थे। बिल्कुल सही बात है कि सेना की जो कार्रवाई है एकदम सटीक निशाने के साथ उन आतंकवादियों ठिकानों पे हुई है जिन्होंने भारत में कई कायराना हरकत की थी। बड़े आतंकवादियों का सफाया हुआ इस ऑपरेशन में। और यकीन मानिए, सेना की इस कार्रवाई के बाद जो पाकिस्तान में जो भारत में आतंक के निशान छोड़ते थे ये आतंकी, अब पूरा पाकिस्तान उस आतंक के निशान को जो मिटाया है भारतीय सेना ने, उसे मिटाने में, उसे छिपाने में कई वक्त लगेगा। और शायद आपको जानकर हैरानी वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार ने जश्न का माहौल बनाया है और बेफिजूल की जो विक्ट्री दिखाने की कोशिश की गई है, उसके निशान अब धीरे धीरे हर जगह पूरा का पूरा विश्व देखता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर जो वहां के जो भारतीय सेना ने निशान छोड़े हैं, शायद उसको मिटाने में कई वर्ष पाकिस्तान को लग जाएंगे। और बहुत बड़ी चोट दी है, बहुत बड़ी चोट दी है। पाकिस्तान लगातार धीरे धीरे ही जश्न मनाने के बाद, सोचिए कि हमारे यहाँ जो सैनिक हैं उनकी वीरता को सलाम किया जाता है, और वहां जो सैनिक मारे गए हैं, पाकिस्तान में आतंकी मारे गए हैं, उन मारे गए आतंकियों और सैनिकों के लिए पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। और शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर, वहां के सेलिब्रिटीज हैं, उस पूरे के पूरे इस जो इनके जो कार्यक्रम है उसमें शामिल है और जोर शोर से बताने की कैसे भारत को पाकिस्तान ने हराया। फिलहाल हार किसकी हुई है पूरा विश्व जानता है, और आपको जो हार और जो चोट दी है भारतीय सेना ने, ताउम्र आप नहीं भूल पाएंगे। हम चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ आदर्श हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे, हम इस समय खड़े हैं कांटा बाट विभाग ऑफिस में। इस ऑफिस में लेकर हरदोई जनपद में जो भी जितनी भी दुकानें हैं, उन दुकानों में कांटा बाट में मोहर लगाने का काम बहुत जोरों से चल रहा है। और हमारी अभी अधिकारी से कुछ देर पहले बात हुई थी, उन्होंने बताया जिन के दुकानदारों के कांटे बाट में मोहर नहीं लगी है, उनको या तो वो कांटे बाट को लेकर उसको जो सारे डॉक्यूमेंट उनको लेकर यहाँ पर आए और उसमें मोहर लगाने का काम किया जाएगा। और जो पेट्रोल पंप है या पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, उनमें जो वो है उनके सब ऑनलाइन कर दिया गया है। और यदि यहाँ पे कांटे बाट को जो दुकानदार है, जैसे 10 किलो है, 5 किलो की जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं, उनके जो कागज होते हैं उसको साथ में लाएंगे यहाँ ऑफिस से यहीं पर सारा काम किया जाएगा। उस एवज में जो फीस होती है वो उनको देनी पड़ेगी। और यदि कांटे बाट की मोहर नहीं लगवाते तो कहीं ना कहीं पर दुकानदारों का सामना करना पड़ेगा। जी अखंड।
बिल्कुल आदर्श, ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन दूसरी खबर की बात कीजिए, हरदोई में जिस तरीके से आपने कल अतिक्रमण को लेकर के खबर दिखाई थी, लेकिन सीएम योगी बनारस में थे और उन्होंने अतिक्रमण को लेकर के बनारस में अधिकारियों को कहा था कि अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या जो कल आपने अतिक्रमण पर जो तस्वीरें दिखाई थी आईबीसी के दर्शकों को, क्या उस तस्वीर में कुछ बदलाव हुआ है? क्या अधिकारियों ने वहां जाकर के जो अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई की है, या कि जो तस्वीर है जस की तस बनी हुई है? अगर मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने कल अजमेर की तस्वीर दिखलाई थी, वहां पर जो तस्वीर वैसी की वैसी बनी हुई है। और जो दुकानदार अपनी दुकान को छोड़ के पटरी पर लगाते थे, जहां पर ग्राहक खड़े होते हैं, वहीं वो पूरी रोड को जाम कर रहा है। लेकिन अभी तक अधिकारी ने किसी प्रकार की कोई सदन में सुनवाई नहीं की है, जबकि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सीधे कहना है कि अतिक्रमण जो भी है सब हटवा दें और वहां को जो जमीन है उनको खाली कराया जाए। लेकिन जो हरदोई जनपद की दुकानें हैं, वो अपनी दुकान को छोड़कर सरकारी सड़क पर लगाते हैं। और अभी तक हम जो मैंने जब अपने दर्शकों को खबरें दिखलाई थी और वहां का जो दुकानें भी दिखलाई, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये सबसे बड़ी एक लापरवाही देखने को मिल रही है हरदोई प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल आदर्श, अगर एक तरफ सूबे का मुखिया लगातार अधिकारियों से, प्रशासन से इस बात की आदेशित करता रहता है, निर्देश देता रहता है कि आप लोग अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, दूसरी तरफ जो प्रशासनिक अमला है, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जहां सीएम योगी मौजूद है वहीं पर उनको दिखाने के लिए कोई कार्रवाई होगी? प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है, वो किसी एक जिले के लिए नहीं बोल रहा है, उसने वो पूरे प्रदेश के अतिक्रमण को लेकर के बात कर रहा है। और अगर हम लगातार इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई अगर नहीं करता है जिला प्रशासन, तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम योगी को इस तरीके से ऐसे लाचार, क्योंकि लाचार अधिकारी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये लोग लाचारगी इनकी किस बात की है? क्यों इतनी बेबसी है? क्यों ऐसे इस तरीके के लोग लगातार सड़कों का अतिक्रमण कर लेते हैं? जो आम जनमानस के लिए रोड बनी है उसका अतिक्रमण कर लेते हैं। उन व्यापारियों के खिलाफ, उन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी सरकार? कि जो सरकार लगातार कह रही है, कब प्रशासनिक वहां की कार्रवाई होगी? कब वहां का प्रशासन कार्रवाई करेगा? या केवल एक निर्देश को केवल और केवल फाइल में, या यूं कहें कि खाना पूर्ति के लिए एक बार बाजार में उतर गए, अतिक्रमण हट जाएगा? ऐसे ही अतिक्रमणों की वजह से लगातार सरकार को कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। लगातार लोग सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि जब बाद में आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो लोग कोई ना कोई वीडियो बनाते हैं। अगर पहले ही उनके खिलाफ एक सही कार्रवाई हो जाएगी तो क्या इस तरीके की नौबत आएगी? अधिकारियों से जरूर पूछिएगा कि आखिरकार कब इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा कि जो अतिक्रमणकारी हैं, जो लगातार सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, वो उनका जो हौसला है, जो उनका मनोबल है, वो टूट पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श, पूछिएगा जरूर। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, प्रताप जी अगर बताना चाह रहे हैं। आदर्श बताइए कुछ। मैं बताना चाहूंगा कि सिनेमा चौराहा से बड़ा चौराहा जो है सबसे ज्यादा व्यस्त चौराहा रहता है। और वहां पर जो दुकानें, अगर बात की जाए तो गांव में तो हटाया जा रहा है कहीं ना कहीं पर, लेकिन हरदोई जनपद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अतिक्रमण जो है बिल्कुल वैसा वैसा फैला हुआ है। और अतिक्रमण की अगर कोई भी अधिकारी न तो सदर बाजार में जाना चाहता है। क्या अतिक्रमण के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाएगी हटवाने के लिए? सच में अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जो खाना पूर्ति के नाम पर होती है, जाते हैं फोटो खिंचवा के चले आते हैं, ऐसी खाना पूर्ति नहीं चाहिए। अगर सूबे का मुखिया ये बार बार आपको निर्देशित कर रहा है कि आप लोग जाकर के अतिक्रमण हटवाएं, तो हटवाएं, उसको जमीन पे धरातल पे दिखना भी चाहिए। केवल और केवल फोटो खिंचवा करके अपनी खाना पूर्ति नहीं करनी है। अधिकारी से जरूर इस पूरे बाबत सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए हमारे साथी अभी बात ही कर रहे थे कि अतिक्रमण को लेकर के हमने कुंभ के दौरान भी दिखाया था कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने एक पट्टी के दौर पर पूरा कुंभ बिताया और किस तरीके से उनकी फीडबैक पूरे कुंभ गया। लोगों दूर दूर से जो है श्रद्धालु आए थे, उन्होंने भी इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे मजाक काफी बना था। अतिक्रमण को लेकर बात करें, लगातार अतिक्रमण यहाँ पे फैल रहा है और आपने पुलिस की ही बात करते हैं, सीधे पुलिस पे ही आते हैं मुद्दे पे कि आपने एक पट्टी लगाई, फिर उसके बाद फिर से आपने उसको मेंटेन किया, फिर से पट्टियां लगाई गई, फिर से वो डोरियां बांधी गई, लेकिन आप फिर से वही जो है, क्योंकि लगन का थोड़ा सा पीरियड है और इस समय लगन थोड़ा सा कम है ये कह सकते हैं, लेकिन जो बाहरी यात्री हैं या शहर के ही लोग हैं और वो बाहर से अगर आते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि 30-40 किलोमीटर से आ रहे हैं, उनको ये नहीं जानकारी है कि पट्टियां है। भले आपने उस कुंभ के दौरान बांधा, लेकिन आपने उसका प्रचार ढंग से नहीं कर पाए। फिर से वही बात कर रहा हूँ, अभी 10 तारीख को जो है लगा था
रिपोर्ट लगती है उसमें इन्होंने बकायदा उसका प्रचार किया, लेकिन इन पट्टियों का आज तक कोई भी महत्व कोई नहीं जान पाया। आपने ऐसी कैटेगरी उसकी बांध दी है। बात करें कि जहां इन्होंने बांधा है, मात्र अगर मैं 2 हाथ से ही फासले पे अगर कोई मतलब गाड़ी ज्ञानेंद्र, इसका मोटरसाइकिल मतलब लेकर ये माना जाए कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, विकल्प के तौर पर इन पट्टियों के सहारे प्रतापगढ़ का प्रशासन लोगों को अतिक्रमण मुक्त, या कहते हैं कि जाम में फंसने से बचाएगा, अतिक्रमण से बचाएगा। अरे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं चाहिए भैया, ऐसी व्यवस्था कीजिए, कम से कम परमानेंट व्यवस्था हो। परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं क्या? सूबे के मुखिया ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आपको पैसा दिया हुआ है क्या? अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप किसी भी, आपके पास अगर जानकारी नहीं है, आपके पास इस तरीके का मतलब आपको इसके सॉल्व आउट करने के लिए आपके पास कोई चीजें नहीं है, तो किसी से पूछिए, बड़े अधिकारियों से पूछिए, जो लोग जानकार हैं उनसे पूछिए, आम लोगों से पूछिए, आम लोगों की राय को शामिल कीजिए, जो लोग जो पत्रकार हैं हमारे आप जैसे, उन लोगों से पूछिए। लेकिन पूछना ही नहीं है, क्योंकि खाना पूर्ति करनी है ना ज्ञानेंद्र। 3 चीजें हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोड आनन फानन में सड़क बनाई गई थी। मैंने आपसे कहा था कि ये 45 दिन नहीं टिक पाएगा। आखिर हुआ वही था कि 45 दिन वो सड़क नहीं। पहली बात तो आनन फानन में आपने सड़क को पास कराया, टेंडर पास कराया, गोपिया मऊ से गोंडे तक आपने बनवाया, क्योंकि मेन मार्ग था प्रयाग टू अयोध्या के लिए मेन मार्ग था, सिंगल एक रूट थी। मैंने खबर भी दिखाई थी कि सिर्फ एक रास्ता सिंगल रूट दिखाई दे रहा। जो बाईपास ओपन किया गया था, बाईपास वो बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपने सड़क तो बनाया आनन फानन में, वो हर जगह से क्रैक हो रही है, कहीं कहीं खोद दिया गया है। सोचिए, तीसरी चीज ये है कि अब हाईवे भी बनना शुरू हो गया है। आपने पहली बात तो उन 45 दिनों का आप चाहते तो उसको पैचिंग कर सकते थे। आप छोटा सा टेंडर निकाल के आपने करोड़ों रुपए एक तरीके से जनता का बर्बाद किया, उसके बाद आप पैचिंग कर सकते थे। अब आप खुदाई शुरू कर दी है, 4 लेन बनना है। आप कभी भी लखनऊ से अगर सुल्तानपुर होके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रतापगढ़ शहर का हाल इस समय कैसा है। नाला खोदना शुरू कर दिया इन्होंने। वो जो मिट्टियां वहां से निकल रही उनको आप जो पट्टियां इन्होंने बांधा है उस पट्टी के पार तक आ रहा। अगर पब्लिक कोई आ रहा है तो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और थोड़ी सी अगर 1 मिनट खड़ा करके वो चला जाता है तो गाड़ी टोचन कर दी जाती है। फिलहाल जो बहुत रसूखदार होते हैं तो उनकी गाड़ियां नहीं टच की जाती है, सबसे बड़ी चीज। और पब्लिक को अनायास परेशान किया जाता है। 1250 रुपए चार्ज है टोचन का। मैं ये कह रहा हूँ 1250 रुपए आप टोचन करके लेके जाते हो, ठीक है, 1250 लोग। लेकिन जब वहां पुलिस लाइन गाड़ी पहुंच जाती, उन 1250 रुपए के अलावा उनसे वहां अलग मांग करने लग जाते हैं। तो ये देखिए पूरा एक तरीके से धंधा चल रहा है इन लोगों का। ये लोग सीधी सी बात है, जो ट्रकों से कहा नहीं जाता, ट्रांसपोर्टरों से इनका टाई अप होता है, वो ट्रकें एंट्री कर जाती है नो एंट्री में। और जो जिनका टाई अप नहीं, जो पैसा नहीं देते हैं, उनको एंट्री नहीं करने देते हैं। तो सीधी सी बात है, पूरा देखिए पूरा खेल गोरख धंधा किस तरीके से चल रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ठीक है, आप ट्रैफिक व्यवस्थाओं को आप दुरुस्त करिए, आप बहुत अच्छी बात है। प्रतापगढ़ को इससे निजात मिलेगा क्योंकि बहुत ही गैदरिंग वाला शहर है। क्योंकि शहर के बीचों बीच मेन मार्केट है, पंजाबी मार्केट, जहां ये कहा जाता है कि पूरे जिले की खरीदारी यहीं से होती है। बात करें चौक घंटाघर, सबसे बड़ा घंटाघर कहा भी जाता है आसपास के 10-15 जिलों के आसपास जोड़ा जाए तो सबसे बड़ा घंटाघर भी कहा जाता है। लेकिन आप ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप पब्लिक, जो आम पब्लिक आ रही, जो लगन के पीरियड समय है, क्योंकि अभी 25 तारीख के आसपास तक छोट मोट लगन है, लेकिन लोग आ रहे हैं खरीदारी करने, भागवत कथाएं शुरू हो रही हैं, तो वो लोग आ रहे हैं अपना जो है खरीदारी करने। लोग लगातार आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन खास तौर पे डीएम देखिए सख्त है, बहुत सख्त है इस समय डीएम। खास तौर पे नगर पालिका को उन्हें साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण एकदम क्लियर कराया जाए। तो नगर पालिका अपना रंग रूप ले रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले डीएम ने एक्शन लिया नगर पालिका, कुछ कर्मचारियों को सख्त निर्देश और नोटिस पकड़ा के कहा है कि अगली बार लापरवाही पाई जाती है तो आपके खिलाफ ये केवल नोटिस नहीं दी जाएगी, सस्पेंशन का कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन पुलिस की ओर से केवल आप पट्टियों पे देखिए, मैंने कहा कि नाला खोद दिए हैं, मिट्टी तो उस पट्टी के बाहर आ चुकी है, तो लोग गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? आपने पार्किंग तक की व्यवस्था, मैंने कुंभ के दौरान भी कहा था कि आपके पास रामलीला ग्राउंड है, ज्ञानेंद्र, अगर तहसील सीधा सा इसका एक, आपके जितने सवाल हैं अगर उसको एक अगर लाइन में कहा जाए तो यही कहा जाएगा कि प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। ना तो प्लान्ड वे में अधिकारी हैं और ना ही वहां का प्रशासन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई प्लानिंग है।
और अगर कोई प्लानिंग नहीं होती है तो इस तरीके की समस्या से आम जनता जो प्रतापगढ़ की है वो रोज दो चार हो रही है। और हम लोग आप लगातार सवाल खड़े करते रहेंगे, लेकिन 45 दिन के लिए सड़क बनी हो, पैसे का दोहन की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, बिना प्लानिंग की बात हो, ये सारी चीजें अगर लगातार प्रतापगढ़ से आएंगी तो सवाल खड़े होंगे। और ज्ञानेंद्र, आप इसलिए जाने भी जाते हैं कि लगातार आप सवाल खड़े करते रहते, और पत्रकार का एक काम भी है कि जो गलतियां की गई हैं उनको उठाया जाए। प्रशासन ने जो भी गलतियां की है, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं प्रशासन की, वो आप बता रहे हैं, क्योंकि रोज दो चार हो रही है वहां की जनता, लोग वहां के परेशान हैं, रोज जूझ रहे हैं। और अगर आज तक अगर इस समस्या का आप लोगों को इस समस्या से निजात नहीं दिला पाएंगे तो ये सवाल जस के तस बने रहेंगे और हम लोग लगातार सवाल उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखन देखिए, रायबरेली से सबसे बड़ी खबर यह है, शायद आप भी थोड़ा सा इस पे जो है कहेंगे कि थैंक यू सो मच इन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिकॉज हम आप कई बार चर्चा कर चुके हैं सीएमएस प्रदीप अग्रवाल, जिला अस्पताल राणा बेनी माधव सिंह, और आखिरकार प्रशासन ने देर है दुरुस्त है उनका ट्रांसफर हुए हालांकि 4-5 दिन हो गया, और अयोध्या के सीएमएस जो है वो अब जो है यहाँ पे उनकी तैनाती की गई, लेकिन 3 दिन छुट्टी पड़ने की वजह से सैटरडे, संडे एंड मंडे इज नॉट ज्वाइनिंग ऑफ द इन पोस्ट रायबरेली हॉस्पिटल। तो कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं रही, लेकिन गवर्नमेंट ने जो लगातार जो है यहाँ पे चाहे वो प्रभारी मंत्री रहे हो, चाहे वो और भी मंत्री रहे हो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के, लगातार मीडिया द्वारा, स्पेशली मीडिया द्वारा शिकायत लगातार होती रही इनकी और लगातार चर्चे में बने रहे। एक भी ऐसा दिन नहीं रहा अखंड जिसमें आप भी जानते हैं कि जिस दिन इनका कोई ना कोई, हम लोग अक्सर लाइव में जो है हर दूसरे दिन सीएमएस प्रदीप अग्रवाल का टॉपिक हुआ करता था, हम लोग टॉपिक में इनकी चर्चाएं करते थे और ये इनके कारनामे और जो इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा था उसको लेकर के यहाँ पे जो कारनामे किए उसको लेकर के हम लोग चर्चा करते थे। लेकिन खैर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इनके कार्यकाल के ऊपर इनको बरेली भेजा वहां से उठा करके, और इनके उससे यहाँ का कार्यकाल के स्टॉप लगाकर यहाँ पे अयोध्या से नए सीएमएस को भेजा है। अभी तक चार्ज नहीं लिया और अभी ये बने हुए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो बने हुए हैं और कई चीजें अभी भी चल रही है। ठीक है, कल एक बड़ी वारदात होती है जो कि एक मैं किसी का वो तो नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है गार्डों द्वारा मारपीट होती है, और मारपीट होती है तो जिले के पूरे जितने पत्रकार होते हैं सब वहां जाते हैं, तो उसमें लोगों से आपस में जो है सीएमएस ने, अब सीएमएस जो बचे हुए दिन है उनमें अपनी जबरदस्ती और हुंकार का एक आखिरी, जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर खत्म हो जाती तो जब विलन का एंड होता है तो विलन उस समय भी एक उफान पे रहता है। सूरज उगते समय और ढलते समय दोनों जो लालिमा होती है सूरज की वो जबरदस्त दिखाई देती है, और ये साक्षात हम देखते हैं। तो ये वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं सीएमएस प्रदीप अग्रवाल हूं, और जाते समय भी इन्होंने जम के तांडव काटा है। कल यहाँ पे मारपीट हुई है पूरे जिला अस्पताल में, गार्डों को खुला छोड़ दे दिया और गार्डों की भी बर्बरता कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है अखंड। अब इन गार्डों को भी क्या सीएमएस के जाने के बाद जो नया सीएमएस आएगा वो इन पे फुल प्रूफ कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। जिस तरीके से आए दिन गार्ड जो यहाँ पे एक्स आर्मी गार्ड है उनको जो है लगातार यहाँ पे ये लोग बर्बरता करते नजर आते हैं, चाहे वो तमीरदार के साथ हो चाहे वो किसी और के साथ में हो, मिसबिहेवियर। अभी जल्दी में ही आपने देखा कि इन्होंने 2 दिन पहले एक एडवोकेट, महिला एडवोकेट के साथ जो है बर्बरता करी, मारपीट करी, और कल जो है फिर पत्रकारों के साथ, उसके पहले तमीरदार के साथ। तो जो गार्ड यहाँ पे सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं वही जो है जो सुरक्षा दे रहे, जो रक्षक है वही भक्षक बन रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, क्या सीएमएस प्रदीप अग्रवाल के बाद जो सुरक्षा देने वाले गार्ड है क्या उनके ऊपर रेवन्यू प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन का चाबुक चलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है और डेफिनेटली ये भी देखने को मिलेगा खंड जी। सॉरी इंद्रवीर, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। देखिए, प्रमुखता के साथ आपने खबर चलाई है और उनकी बर्बरता की खबर चलाई है, बदसलूकी खबर चलाई है, उनके द्वारा किए गए गलत कृत्यों की खबर चलाई है। कोई पर्सनल यहाँ पे कुछ नहीं है, और प्रदीप अग्रवाल जी को लग रहा है कि जाते जाते वो कोई घाव दे करके जा रहे हैं तो अपने लिए दे करके जा रहे हैं। अगर सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो बर्बरता करेंगे तो क्या उनको सबक नहीं सिखाया जाएगा? प्रदीप अग्रवाल या चाहे जो भी सीएमएस हो, चाहे सीएमओ, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर गलत कृत्य करवाएगा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ तो उन कर्मचारियों की भी दुर्गति होगी जैसे बड़े अधिकारियों की होती है। ये जरूर मान लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार का जो मुखिया है
वो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलता है। उसने स्पष्ट कह रखा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा हंटर चलेगा, चाबुक चलेगा। आप अपनी खींच और खींच किसी पे निकालिए, लेकिन आपके कारनामों को रायबरेली की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। जो तीमारदार गए होंगे, जो पेशेंट गए होंगे, आपके इस व्यवहार के प्रति जो आपका जो व्यवहार देखा होगा उन्होंने, वो शायद ताउम्र वो नहीं भूल पाएंगे, लेकिन उसकी सजा ईश्वर देगा अगर आप इस तरीके के कृत्य करेंगे। क्योंकि गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अस्पताल में कोई घूमने नहीं जाता, टहलने नहीं जाता, परेशान आदमी जाता है, मरीज जाता है, उसको ले जाने वाले तीमारदार जाते हैं, तमाम ऐसे लोग जाते हैं। और अगर उनके साथ इस तरीके की बर्बरता की जाएगी, उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा, तो शायद अपने आप में सवाल खड़े होंगे। फिलहाल सजा मिल चुकी है। नए वाले सीएमएस के सामने जरूर चुनौतियां होंगी। उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? जितेंद्र से फिर से एक बार कनेक्ट होंगे, लेकिन जिस तरीके से देखिए इंद्रवीर बता रहे थे कि वहां के सीएमएस अपने आप को भगवान समझ बैठे थे। तमाम मरीजों के साथ उनका व्यवहार को लेकर के खबर दिखाई आईबीसी ने, और आईबीसी ने प्रमुखता के साथ दिखाई और बताया कि किस तरीके से जो एक अधिकारी है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं